Let's begin. Okay. Good morning, everyone. I am Mulchan Singh. Welcome to our channel MIT Classes. How are students? I am also fine and hope that you will be the same. Dear children, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अपना चैनल MIT क्लासेज 9 to 12 क्लास के ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते, वो अपने घर पर रहकर ही सभी सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल MIT में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज 27 जून हो चुकी है और पहली तारीख से हमारी ऑनलाइन क्लासेज विधिवत रूप से सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगी। इसलिए आप सभी जल्द से जल्द अपना कोर्स परचेज कर लें और आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस होकर के लग जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के चलते हैं क्लास 11th और 12th के इंग्लिश ग्रामर का जो आपका टॉपिक है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 11th और 12th में जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है ग्रामर का, उसमें सबसे पहले बेटा आपको पहला टॉपिक है हमारा नरेशन का, और मैं नरेशन पर एक लेक्चर दे भी चुका हूँ। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें ग्रामर में कौन कौन से अपने टॉपिक्स तैयार करने हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सिंथेसिस। उस सिंथेसिस में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ये 3 चीज़ें आप सीखेंगे। तो आज हम आपको क्लास 11th और 12th के लिए आपका जो सेकंड चैप्टर है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, आज आपको एक ऐसे अंदाज में, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें, क्योंकि सिंथेसिस देखने में हमें बहुत टिपिकल लगता है, बट यदि आप इसे सीरियसली अगर समझें तो ये बहुत इजी टॉपिक होने वाला है। आज आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में लेकर के चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वह है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। इसे हिंदी में वाक्यों का संयोजन कहते हैं। वाक्यों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब सिंथेसिस में आपको क्या सीखना है? सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना। तो यहाँ पर आप किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले सिंथेसिस क्या है, पहले हमें इसी को क्लियर करना है। सिंथेसिस होता है वाक्यों को जोड़ना, ठीक है। तो इसकी थोड़ा सा आप डेफिनेशन देख लें।
इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंथेसिस ये हमारा सिंथेसिस। इसको डिफाइन देखिए कैसे डिफाइन करना है इसे। टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज into one simple complex one simple complex and compound sentence is called a synthesis. Is called a synthesis. ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां आपने देखा कि सिंथेसिस क्या है। टू कंबाइन मीन्स होता है जोड़ना। टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर। टू एंड मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। यदि हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को यानी सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके उन्हें किसी एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, यही सिंथेसिस कहलाता है। इसको आप हिंदी में अगर चाहें तो मैं इसको हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन को लिख सकता हूं ताकि आप इसको हिंदी में समझ लें। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में एक साधारण या मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में बदलना ही सिंथेसिस कहलाता है।
सिंथेसिस कहलाता है। कहलाता है। प्यारे बच्चों, यहां आपने देखा सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड आ सिंथेसिस। हिंदी में आप इसको समझ लें, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण या मिश्रित या संयुक्त वाक्य में बदलना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो अब आपको यानी कि सिंथेसिस समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस सिंथेसिस को यानी कि हम सिंथेसिस के अध्ययन के लिए सिंथेसिस सिंथेसिस का अध्ययन सिंथेसिस का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षक यानी कि हेडिंग के अंतर्गत किया जाता है। के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1, नंबर 1 में आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into combination of simple sentences into one simple sentence, one simple sentence। यानी इसको हिंदी में भी समझ लें, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य, एक साधारण वाक्य बनाना।
ठीक है। पहले वाले नियम में हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। नंबर 2, देखेंगे। नंबर 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हिंदी में भी समझ लें, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनाना। प्यारे बच्चों, पहले तो हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य बनाना सीखते हैं। सेकंड नंबर पर दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य बनाते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड, इसका जो तीसरा रूल है उसे देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज into one compound sentence, into one compound simple sentence into one compound sentence। इसको भी हिंदी में समझ लीजिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को
साधारण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाना। तो प्यारे बच्चों, यहां सिंथेसिस में हम तीन चीजें सीखेंगे। सबसे पहले दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सेकंड नंबर पर दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और थर्ड नंबर पर दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो प्यारे बच्चों, आपने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में ये तीन पॉइंट आपको बताए, तीन चीजें हमें यहां पर सीखनी होती हैं। सबसे पहले दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सेकेंड, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और थर्ड, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला जो हमारा सबसे पहले नंबर पर है हमारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो उसको देखेंगे सबसे पहले नंबर पर, फॉर्मेशन 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 ऑफ सिंपल सेंटेंसी। सिंपल सेंटेंसेज। यहां सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इससे पहले बेटा आपको जो है, हमें यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारी वर्ब्स होती हैं, हमें पहले उन वर्ब्स के बारे में जानना जरूरी है, तभी हमें सिंथेसिस समझ में आएंगे। जो हमारी वर्ब्स हैं उन्हें दो प्रकार से हम जानते हैं। एक होती है हमारी फाइनाइट वर्ब और एक होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि सिंथेसिस में हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज होता है, तो हमें नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हैं इनके बारे में मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, थोड़ा बेसिक नॉलेज बताई थी। लेकिन फिर भी हमें यहाँ ये समझना है कि जो हमारी वर्ब हैं उनमें फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। देखिए, अगर आप इसको बहुत साधारण उसमें समझें तो जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, बट केवल तीन वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट हैं। उन नॉन फाइनाइट वर्ब में एक हमारा पार्टिसिपल, दूसरा है हमारा जिरंड और तीसरा है उसमें इन्फिनेटिव। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर देता हूं, तभी आपको ये सिंपल सेंटेंस समझ में आएंगे। तो पहले थोड़ा सा आप इसमें समझ लें वर्ब के बारे में।
देखिए जरा वर्ब के बारे में। वर्ब्स, इसको एक होती है हमारी फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट, और एक होती है हमारी नॉन फाइनाइट। तो प्यारे बच्चों, इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये क्या है, इसको जरा आप समझ लें। जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब टेंस, सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। बट जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, उन पर सब्जेक्ट, टेंस और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब हमारी सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अनुसार चेंज हो सकती हैं। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, वो जो है सब्जेक्ट, नंबर और टेंस का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, वो यानी चेंज नहीं हो सकती। तो इसको समझ लीजिए आप। दी वर्ब, पहले देखेंगे आप फाइनाइट वर्ब के बारे में। द वर्ब which changes according to the verb which changes according to tense of the sentence subject and number is called finite verb। फाइनाइट वर्ब यानी दी वर्ब विच चेंजेज अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड नंबर इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, इनको भी समझ लेते हैं। द वर्ब विच डज नॉट change according to tense, subject and number। in the sentence is called non-finite वर्ब। तो प्यारे बच्चों,
यहां आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट के टेंस और सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार बदल सकती हैं। फाइनाइट वर्ब विच चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड नंबर। और जो हमारी नॉन फाइनाइट हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उन पर सब्जेक्ट का, सेंटेंस का और सब्जेक्ट का, टेंस का और नंबर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये चेंज नहीं होती। देखिए और एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो यहां जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो है हमारी गो, और इस गो का जो यहां पर यूज हुआ है वो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई यहां सब्जेक्ट है और गो यहां फाइनाइट वर्ब है, तो यहां पर जो गो का प्रयोग हुआ है वो सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अनुसार हुआ है। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये टेंस के अनुसार कैसे बदल सकती हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, आई वेंट टू स्कूल। अब यहां टेंस चेंज हो गया, तो यहां हमारी जो फाइनाइट वर्ब थी उसका भी फॉर्म चेंज हो गई, यहां इसका वेंट हो गया। और तीसरा एग्जांपल देखिए इसका, आई शैल गो टू स्कूल। प्यारे बच्चों, यहां ये फाइनाइट मतलब तीनों सेंटेंस में देखिए हमारी जो फाइनाइट वर्ब है, पहले सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है गो, दूसरे वाले सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है वेंट, और तीसरे वाले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है वो है हमारी सेल। ठीक है, तो यहां सेल और गो, यहां आप देख रहे हैं कि टेंस के अनुसार यहां जो वर्ब है वो हमारी चेंज हो गई है। पहले सेंटेंस में गो आई, दूसरे वाले में वेंट हो गई, और तीसरे वाले सेंटेंस में सेल के साथ ये फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो यानी कि फाइनाइट वर्ब हमारी टेंस, सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार चेंज हो जाती हैं, बट जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वो सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अनुसार चेंज नहीं होती। अब इसमें देखेंगे जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारी इंडिपेंडेंट वर्ब के नाम से भी हम इनको जानते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। क्यों है इंडिपेंडेंट? क्योंकि इन पर सब्जेक्ट का, नंबर का या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ये सेम रहती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए कौन कौन सी होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो बेटा जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो हमारी तीन हैं। कितनी हैं? तीन। देखेंगे
कौन कौन सी हैं? एक है हमारा जिरंड, एक होता है पार्टिसिपेल, और तीसरा है हमारा इन्फिनेटिव। ये तीनों हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जिरंड, पार्टिसिपेल और इन्फिनेटिव। अब देखिए इसमें जो जिरंड है ये क्या है, जिरंड कैसे बनता है, क्या इसका वर्क है, कैसे काम करता है? तो जिरंड जो है वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से बनता है और यह नाउन का कार्य करता है। ठीक है। जो पार्टिसिपल है ये ऐसी वर्ब है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करती हैं, और पार्टिसिपल भी हमारे 3 होते हैं। जो इन्फिनेटिव है ये बनती है हमारी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे बनती है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और इन्फिनेटिव नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये इनका काम करती है। तो देखिए इसमें जिरंड बनेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। पार्टिसिपल जो होते हैं हमारे ये 3 होते हैं, और ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जो इन्फिनेटिव है हमारा ये बनता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से बनता है, इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। पार्टिसिपल्स जो हमारे ये ऐसी वर्ब हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करती हैं, और पार्टिसिपल जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। इनके बारे में भी आप समझ लीजिए। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले पार्टिसिपल्स के बारे में थोड़ा आप डिटेल से समझ लें। नंबर 1 है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यह है ऐसी वर्ब है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। कार्य करती है। देयर आर और यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल
तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। ये किससे बनता है? यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। से बनता है। और यह हिंदी अनुवाद करते समय हुए या ती हुई या कर और करके आदि, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से बनता है, और जब हिंदी में हम इसका अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते समय जो यानी कि उच्चारण, जो अर्थ निकलेगा वो हुए का, ती हुई, कर या करके का इसमें अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। और दूसरा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? जो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यह किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल तो प्यारे बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये आपने यहां समझा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के प्रयोग से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा जो पार्टिसिपल्स के बारे में आज हमने आपको समझाया, जो कि हमारे सिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है पार्टिसिपल का।
जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं हमें वो ज़रूर समझनी है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आपको पता नहीं है तो आप सिंथेसिस नहीं सीख पाएंगे, यानी सिंथेसिस आपके समझ में नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने कुछ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई, और इसमें जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं उनके बारे में आपको आज सिखाया कि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं और फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी हैं, ठीक है। और कल हम आपको इससे आगे सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम पार्टिसिपल के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हम इसको जो है आपको इससे आगे इनका प्रयोग सिखाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।